Hello, sir. Good morning. Let's start the new chapter that is changes and development in rural society. In this chapter, we have to discuss that what type of changes occurred in the rural society or in the village society, and how much their impact on their societies. इंडियन सोसाइटी जो है वो बेसिकली बेस्ड है, क्योंकि हम यहाँ पे रूरल सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये गांव में है और ज़्यादातर ये ज़मीन से जुड़ा हुआ मैटर है। और वो अलग बात है कि किसी के पास ज़मीन कम हो या ज़्यादा हो, इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, किंतु ये है कि ज़मीन एक है, खेती के लिए हो सकता है, किसी के पास ज़्यादा हो, किसी के पास अपने घर के लिए हो। बट हमने ये देखा है कि हमारा जो रूरल सोसाइटी है वो गांव के जो खेती है, खेती के बल पे ही, खेती से जुड़े हुए चीज़ों पे ही हमारी सोसाइटी जो है वो डेवलप्ड हुई है। लैंड इज ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी, बट लैंड इज नॉट जस्ट a means of living production, just a form of property, nor in agricultural form of livelihood. They also way of life, ये एक वे ऑफ लाइफ है। अगर कोई, हमने देखा भी है कि बाहर से जो शहर के लोग हैं वो अगर बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ जीते हैं, बट व्हेन दे reach their villages or in a rural society, their living style will also be changed. ये हम देखते हैं कि कोई बहुत दिल्ली या अमेरिका या किसी जगह पे भी वो रहता है, और जब ये वापस अपने गांव पे आता है तो वहाँ अपने सोसाइटी के हिसाब से उसका रहने का तरीका भी बदल जाता है। अभी आप देखते हैं कि मोस्ट ऑफ मैनी ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड पैटर्न्स हैव बीन ट्रेस्ड ऑन आवर एग्रीगेरियन बैकग्राउंड्स, और हमारे जो ट्रेडिशनल जो प्रैक्टिसेस है या जो चीज़ें हैं वो आज भी ज़मीन से ही जुड़े हुए हैं। You will recall from the earlier example, इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं, for most of the New Year festival in different regions of India, अलग अलग देश के हिस्से में चले जाए तो नया साल का जो होता है वो खेती से जुड़ा होता है। वो अलग बात है कि उनके अलग अलग रीजन्स में उनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि पोंगल इन तमिलनाडु, बिहू इन आसाम, बैसाखी इन पंजाब एंड उगड़ी इन कर्नाटक, एंड जस्ट आप इस तरह दूसरे स्टेट्स में भी आप जा सकते हैं। देयर इज अ क्लोज कनेक्शन बिटवीन एग्रीकल्चर एंड कल्चर। यहाँ पे देखते हैं कि बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर और कल्चर का बहुत ज़्यादा क्लोज कनेक्शन है। द नेचर एंड प्रैक्टिस ऑफ वेयर इज ग्रेटली, ये अलग है कि जो प्रैक्टिस करने का तरीका वो रीजन्स टू रीजन्स वेरी कर सकता है, अलग हो सकता है, बट जो मूल है उसका जो बेस है वो अभी भी एग्रीकल्चर ही है। Many activities that support agriculture, whereas life also sources the need for people in rural area. For example, a large number of artisans such as potters. आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गांव में ही अपना उनका जो ऑक्यूपेशन है, भले खेती ना हो किंतु बहुत सारी दूसरी चीज़ें करते हैं। सी पॉटर्स, कुम्हार हो सकता है, carpenters, weavers, iron smith, goldsmiths are found in rural areas. They are once part and parcel of the village. और ये एक समय, हम पुराने जब अपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स को जब देखेंगे तो ये एक बहुत पुराने से चले आ रहे हैं, और उसी वो जनरेशन टू जनरेशन जो है ये ऑक्यूपेशन में पास करता जा रहा है। दे वर वंस पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ विलेज इकोनॉमी, और ये हमारे विलेज इकोनॉमी का एक हिस्सा था जब हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का कोई इस तरह का सिस्टम नहीं आया था तब तक। देयर नंबर्स हैव बीन स्टेडली लेसनिंग सिंस द कॉलोनियल पीरियड, और जैसे ही कॉलोनियल पीरियड शुरू होता है और इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब शुरू होता है तो ये चीज़ें अब थोड़ी चेंज होने लगी, और जो लोग इस ऑक्यूपेशन में थे वो छोड़ छोड़ के दूसरे ऑक्यूपेशन या दूसरी अपॉर्चुनिटीज में जाने लगे। यू हैव लर्निंग चैप्टर रूरल लाइफ इज आल्सो सपोर्टेड मैनी अदर, स्पेशली रूरल लाइफ जो है बाकी और भी कुछ लोगों को सपोर्ट करता है, से स्टोरी टेलर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, priest, water distributors and oil prices. Diversity of occupation rural area is reflected in the caste system, और ये कास्ट सिस्टम भी दिखता है। देखिएगा कि ऑक्यूपेशन के हिसाब से किसी की जाति बन जाती है, which is mostly included especially in service caste such as the washerman, porters, goldsmith. Some of these traditional occupation have declined, कुछ occupations इसमें decline भी हुए हैं, कम भी हुए हैं,
but increasing interconnection of the rural and urban economies has led to many diverse occupation. और ये चेंज डिक्लाइन इसलिए हुआ है कि जो हमारा रूरल सोसाइटी जो था वो अब थोड़ा सा अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ने की वजह से many people living in rural are employed in आज भी गाँव में या लोग जो है वो अलग अलग ऑक्यूपेशन में है, कहीं और है, कोई आर्मी में है, कोई जॉब में है, कोई कुछ है, वो अपने लिवलीहुड के लिए वो काम करता है। बट मेजॉरिटी जो है वो आज भी हमारा रूरल सोसाइटी जो है वो डिपेंड करता है विलेज पे। एग्रीगेरियल स्ट्रक्चर कास्ट एंड क्लास इन रूरल इंडिया, पेज नंबर 58। एग्रीकल्चर लैंड इज द मोस्ट सुइटेबल important source and form of property in rural society। गांव के लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टी रिसोर्स होता है वो उसकी जमीन होती है, बट इट इज़ नॉट इक्वली डिवाइडेड अमंग ऑल द सोसाइटी ऑफ द इन द सोसाइटी रीजन। नॉट एवरीवन एक्सेस टू लैंड, सभी के पास कोई जरूरी नहीं है जमीन हो, किसी के पास बहुत ज़्यादा हो। इनफैक्ट द डिस्ट्रीब्यूट हाउस होल्ड इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, मेजॉरिटी ऑफ रूरल हाउस ओन एटलीस्ट सम लैंड। अधिकतर हमारे भारत में अधिकतर लोगों के पास तो जमीन का जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम है। यूजुअली वेरी स्मॉल इन एरिया, इन अदर एरियाज 40 to 50% ऑफ फैमिलीज डोंट हैव एनी लैंड। किसी इलाके में चले जाइए तो 50 से 40% के पास कोई जमीन तक नहीं है। इसमें दे आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर लेबर ऑन द काइंड्स ऑफ वर्क। इसका मतलब है कि वो लोग अपने लिवलीहुड के लिए किसी न किसी दूसरे काम पे वो डिपेंड है, या दूसरे खेतों में काम करते हैं या लेबर्स के रूप में काम करते हैं। दिस इज ऑफ कोर्स मीन्स दैट अ फ्यू फैमिलीज आर वेल टू। इससे पता चलता है कि बहुत कुछ ही फैमिली है, यानी परसेंटेज उसका काफ़ी कम है, उनके पास ज़मीनें ज़्यादा है। द मेजॉरिटी लाइफ बिलो द पॉवर्टी लाइन, और अधिकतर लोग हमारे यहाँ आज भी गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। इन मोस्ट रीजन्स ऑफ इंडिया वुमेन आर यूजुअली एक्सक्लूडेड फ्रॉम ओनरशिप। अधिकतर हमारे भारत में जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम रहा है उसमें महिलाओं को प्रॉपर्टी का ओनरशिप नहीं दिया गया, और लैंड बिकॉज ऑफ द प्रिवेलिंग पैट्रिनियल किंगशिप, ये रीजन था। पैट्रिनियल जो सिस्टम है यानी पुरुषवादी जो व्यवस्था है उसकी वजह से महिलाओं को जमीन में अधिकार नहीं था। एंड मोड ऑफ इनहेरिटेंस, और जो वरासत भी होती है तो वो लड़कों से लड़के से पिता से लड़के की तरफ जाती है। ऐसा बहुत कम है कि जहाँ पे प्रॉपर्टी जो है वो बाप से बेटी की तरफ जाती हो। In reality, they only have limited rights and access to land only in the part of household headed by a man. The term agricultural structure is often used to refer to structure or distribution of land holding. agricultural structure उसको कहते हैं यहाँ पे कि किसके पास कितनी जमीन है, ये डिपेंड करता है, यानी वो जमीन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ मैटर है। बिकॉज एग्रीकल्चर लैंड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट रिसोर्स इन रूरल एरिया, और गाँव में रहने वालों के लिए यह कमाई का एक सबसे बड़ा रिसोर्स माना जाता है जो उसकी जमीन है खेती की। एक्सेस टू लैंड सेट द रूरल क्लास स्ट्रक्चर, और किसके पास कितनी जमीन है उसी हिसाब से उसका जो क्लास का या उसकी सोसाइटी का स्ट्रक्चर भी तैयार होता है। Access to land largely determines what role plays in the process of agricultural production. Medium and large owners are usually able to earn sufficient or even large income from cultivation. और जो बड़े लैंड ओनर्स है, जमींदार जिनके पास काफ़ी ज़मीनें हैं, वो अच्छा खासा ज़मीन से अपना एक इनकम करते हैं और अपने लाइफ को इसका जो स्टैंडर्ड है वो काफ़ी ऊपर बढ़ा ले जाते हैं। Depends on the prices which can fluctuate earlier the factors such as monsoon. But agricultural laborers are most often than not paid below the statutory minimum wage and even they are little. But जो उसमें काम करने वाले लेबर है उनका जो लाइफ है वो बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि एक तो मजदूरी उनको कम मिलती है, और जब मजदूरी हम कम मिलेगा तो उनकी जो सोसाइटी है या उनका जो लाइफ स्टाइल है वो भी बदल नहीं पाता है। Their incomes are low, their employment is insecure, इनकम तो होती है और एम्प्लॉयमेंट जो होती है वो सिक्योर नहीं होती है। मोस्ट एग्रीकल्चर लेबर्स आर डेली बेसिस, अधिकतर जो वर्कर्स हैं वो डेली बेस पे है, कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता है। टेनेंट्स और इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों की ज़मीन को किराए पे लेकर उस पर खेती करते हैं, और एक सब्सटेंशियल रेंट जो है वो लैंडलॉर्ड को देते हैं। यानी किसी भी तरह जो है बड़े जो ज़मीन वाले हैं उनको कहीं ना कहीं से कमाई होती रहती है, वो भले कुछ करें चाहे ना करें।
or much as 50 to 50% of income from the crop. Agricultural society therefore can be understood in terms of the class structure, but we do also remember structure that also the caste system in rural areas. अभी एग्रीकल्चर सोसाइटी को तो समझ रहे हैं, किंतु इससे हमें एक कास्ट सिस्टम को भी समझना जरूरी है, क्योंकि आप अपने रीजनल यानी जिस रीजन में रहते हैं आप उसमें एक चीज़ को देख सकते हैं कि जो एक खास कैटेगरी के लोगों के पास ज़मीन नहीं है और एक खास कैटेगरी के लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है। कंपैरिजन बिटवीन कास्ट और क्लास, और इसी से कास्ट और क्लास तैयार होती है। और हमने इससे पहले क्लास 11 में भी पढ़ा था कि स्टेटस के ऊपर है कि स्टेटस ये डिपेंड करता है कि वो इकोनॉमिकली कितना साउंड है, और जिसकी वजह से उसका समाज में एक अपना एक स्टेटस बनता है। और भी नंबर ऑफ फैक्टर्स इस पर होते हैं कि जो उसके क्लास को तय करते हैं। We might expect that the higher caste have more land, और आप देख सकते हैं कि हायर कास्ट के पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं और लोअर कास्ट कम है, और उससे कुछ और भी लोग हैं जो नहीं के बराबर है। एंड देयर इज अ करस्पॉन्डिंग बिटवीन कास्ट एंड क्लास रिमूव्ड फ्रॉम हियरार्ची, और ये वंश की जिस तरह जनरेशन टू जनरेशन ये चला आता रहता है। In many areas, this is broadly true, but not exactly. For instance, in most areas, the highest caste, the Brahmins, are not major landowners, so they fall outside the agricultural structure, although they are not part of rural society. बहुत जगह ऐसे भी हैं, कुछ इलाके हैं जहाँ ब्राह्मणों के पास ज़मीनें नहीं हैं, यानी जो इस तरह के दूसरे क्लास है उनके पास है, और वो खेती से नहीं जुड़े हैं और वो एक एग्रीकल्चर सोसाइटी में नहीं आते हैं। In most regions of India, the major landowning groups belonging to upper class. किंतु अगर हम होल पूरे इंडियन सिस्टम सोसाइटी को देखेंगे तो वहाँ पे अपर क्लास के पास ही सबसे ज़्यादा ज़मीनें हैं। In each region there are usually just one or two major landowning castes, और हर रीजन में एक से दो तरह के कास्ट हैं जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें पाई जाती हैं। Who are also numerically very important. Such groups are termed as the socialist Jamin Srivastava as a dominant caste, और एम एन श्रीवास्तव जो एक सोशलिस्ट थे उन्होंने इसको डोमिनेंट कास्ट रखा, यानी प्रभावशाली ग्रुप जिनको कह सकते हैं। इन ईच रीजन द डोमिनेंट कास्ट इज द मोस्ट पावरफुल ग्रुप इकोनॉमिकली, और ये इसी ज़मीन की वजह से उनका जो स्टेटस है वो बढ़ जाता है, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी रहती है और वो पॉलिटिकली भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। एंड डोमिनेंट्स लोकल सोसाइटी, और अपने लोकल सोसाइटी को वो डोमिनेट भी करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ डोमिनेंट लैंड ग्रुप्स आर द जाट्स एंड राजपूत्स ऑफ यूपी एंड वोकिलियास। ये अलग अलग स्टेट में इनके अलग अलग नाम हैं। आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट पार्ट में आपका हम फिर यहाँ से शुरू करेंगे डोमिनेंट क्लास के बाद पेज नंबर 59 से।